हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 7 में हमने बात की थी सर्च वारंट से रिलेटेड, जिसमें हमने जनरल प्रोविजन भी डिस्कस किए थे जो कि सर्च से रिलेटेड थे। और चैप्टर 7 के बाद आता है चैप्टर 7A जो बाय अमेंडमेंट उसको लाया गया था। चैप्टर 7A 105A से लेकर के 105L तक इसमें सेक्शंस बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसमें 105A सेक्शन क्या कहता है, इसमें डेफिनेशन के बारे में बताया गया कि इसमें जो डेफिनेशन बताई गई है, इसमें ABCDE में जो 5 डेफिनेशन बताई गई है। ए डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बारे में हमें डेफिनेशन बतानी है, जो कि हमने अपने चैप्टर 7A में भी बात की थी। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होते हैं? Contracting state means any country or place outside India in respect of which arrangement have been made by the central government with the government of such country through a treaty or otherwise। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वो होते हैं जो कि अदर कंट्री से हम जो बाय ट्रीटी या फिर अदरवाइज हम बोल सकते हैं बाय एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि उसे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोला जाएगा। तो उन्हीं से जो वो आपस में ताकि कोऑपरेट कर सके एक दूसरे को, जो भी उसमें एग्रीमेंट में लिखा होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होते हैं। और बी इसमें डेफिनेशन दी गई है आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। मतलब कि आइडेंटिफाई करना बाय किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई भी अगर जो स्टोलन प्रॉपर्टी होती है उसको अगर आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वो बाय ऑफेंस कमिट की गई है। उस जो बाय प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है वो एक कमीशन के द्वारा बाय ऑफेंस करके उसको यूज किया गया है उस प्रॉपर्टी का, या फिर वहां से ड्राइव हुई है वो प्रॉपर्टी जहां पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है। तो आइडेंटिफाइंग का मतलब इसमें ये डेफिनेशन में बताया गया है। जो इसका सी डेफिनेशन है, सी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी ड्राइव्ड और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कि जो प्रॉपर्टी ड्राइव होती है, जो ऑब्टेन होती है कहाँ पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में, बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। मतलब कि किसी पर्सन के द्वारा जो क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है, और द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है इसमें इंक्लूड होगा, जो ब्रैकेट में इसमें दिया गया है, इंक्लूडिंग क्राइम इन्वॉल्विंग करेंसी ट्रांसफर। जो क्राइम किया गया है करेंसी ट्रांसफर से रिलेटेड वो भी इन्वॉल्व होगा, तो इसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जाएगा। इसमें डी डेफिनेशन है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको प्रॉपर्टी लॉ में भी बताया गया होगा, उसमें जो डेफिनेशन दी गई है। प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी दैट एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन वेदर कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल, मूवेबल और मूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, एंड डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट एविडेंस टाइटल टू। मतलब कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी कई तरह की होती है, मूवेबल भी होती है, इमूवेबल भी होती है, इनकॉर्पोरल, कॉर्पोरल, और जो इसमें बताया गया है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल, एंड डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट भी एक प्रॉपर्टी होते हैं। एविडेंस टाइटल टू और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी और एसेट डिराइव्ड और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड थ्रू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मतलब कि कोई ऑफेंस कमिट किया गया है या फिर उस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है उस ऑफेंस करने के लिए, वहां से वो ऑब्टेन हुई है प्रॉपर्टी जहां पर वो ऑफेंस हुआ है। तो इसमें डेफिनेशन दी गई है प्रॉपर्टी की कि प्रॉपर्टी कई तरह की हो सकती है। जो इसमें ई क्लोज है, ई क्लोज की डेफिनेशन में बताएगी ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब क्या है? ट्रेसिंग मीन्स डिटरमाइनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि ट्रेसिंग का मतलब होता है इसमें जो प्रॉपर्टी का नेचर होता है या फिर सोर्स, पोजीशन होता है जो प्रॉपर्टी का, मूवमेंट होती है प्रॉपर्टी की, और ओनरशिप इसमें बताया गया है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी के बारे में इसको बोलते हैं कि जो ये ट्रेसिंग होती है किस्म से। तो इसको ट्रेस करना प्रॉपर्टी को कि उसका क्या नेचर है, क्या सोर्स है, और क्या उसमें उसका डिस्पोजिशन है, उसको डिस्पोज कैसे किया, मूवमेंट उसकी क्या है। तो इसमें इस तरह से इसमें डेफिनेशन दी गई है ट्रेसिंग की। ये हमारा 105A सेक्शन था। अब हम चलते हैं 105B में, बी के सेक्शन में। असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन्स। इस सेक्शन में बताया गया कि असिस्ट करना, मतलब कि किसी पर्सन को ट्रांसफर करने के लिए सिक्योर तरीके से। तो इसमें ये क्या बात की गई है? मतलब कि जो अदर कंट्री या फिर इंडिया में लाया जाना है किसी अदर कंट्री से बाय वारंट, अरेस्ट ऑफ वारंट, तो उसको लाया जा सकता है अगर जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होते हैं उसी के बीच में ये हो सकता है। तो चलिए इसमें क्या प्रोसीजर है पढ़ते हैं। क्लोज फर्स्ट इसमें क्या बोलता है? वेयर अ कोर्ट इन इंडिया, जो कोर्ट है वो इंडिया में है,
इन रिलेशन टू ए क्रिमिनल मैटर्स, अगर कोई रिलेशन है क्रिमिनल मैटर से, डिजायर्स दैट अ वारंट ऑफ अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन टू अटेंड और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, अगर कोई वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाता है ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन को अटेंड करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट या फिर कोई अदर थिंग प्रोड्यूस करने के लिए, इशूड बाय इट शैल बी एग्जीक्यूटेड इन एनी प्लेस इन ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने वारंट है, जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के द्वारा, इट शैल सेंड सच वारंट इन डुप्लीकेट इन सच फॉर्म टू सच कोर्ट, तो वो डुप्लीकेट वारंट की कॉपी भेजेगा उस कोर्ट को और जज को और मजिस्ट्रेट को, थ्रू सच अथॉरिटी, या फिर किसी अथॉरिटी के थ्रू, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन उसमें स्पेसिफाई किया है, इन दिस बिहाफ एंड दैट कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट एज अ केस में बी शैल कॉज द सेम टू बी एग्जीक्यूटेड। जिस तरह से हमने पहले वाले प्रोसीजर में पढ़ा था, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वारंट एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि हमने चैप्टर 7 में बताया था कि वारंट ऑफ अरेस्ट कैसे किया जाता है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर वो एग्जीक्यूट कराएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई की थी। फर्स्ट क्लोज में सिर्फ यही था, और बी क्लोज जो इसका सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज में क्या बताया, नॉट विदिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, जो इस कोड में बताया गया है, जो इस कोड में कंटेन्ड है कोई भी चीज, इफ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस, इन द कोर्स ऑफ मतलब कि किसी इन्वेस्टिगेशन कोई इंक्वायरी जो ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस में एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो एप्लीकेशन दी जाती है बाय दी किसके द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, जो कि उसके इन्वेस्टिगेशन करनी है या फिर इंक्वायरी करनी है किसी ऑफेंस में, और एनी ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसकी रैंक है इन्वेस्टिगेशन जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसकी रैंक से ऊपर वाला ही एप्लीकेशन देगा, दैट द अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन हु, जो कि उसको किसी पर्सन को अटेंड करवाना है कोर्ट में, हु इज इन एनी प्लेस इन ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जो कि किसी कॉन्ट्रैक्टिंग किसी अदर कंट्री के पास के अंडर वो पर्सन है, मतलब किसी कंट्री में वो पर्सन रह रहा है, उस पर्सन को के अगेंस्ट कोई वारंट इशू करना है, तो वो एप्लीकेशन देगा आईओ से ऊपर वाली रैंक वाला जो पुलिस ऑफिसर होगा, वही एप्लीकेशन देगा कोर्ट में उसको पेश कराने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट इज दैट रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद सच इन्वेस्टिगेशन होने का, जो कि उसको रिक्वायरमेंट है किस लिए, किसी इन्वेस्टिगेशन में या फिर किसी इंक्वायरी में जो ऑफेंस हुआ है इंडिया में, एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट उसकी एप्लीकेशन सेटिस्फाइड होती है, जो उसने कहा है कि उसको क्यों रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में, तो अगर कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है, दैट सच अटेंडेंस इज सो रिक्वायर्ड, कि उसकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड है, उसको रिक्वायर्ड है कि उसको इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में उसको हेल्प चाहिए, इसलिए इट शैल इशू है समन और वारंट, तो कोर्ट क्या करेगी, इशू करेगी समन और वारंट इन डुप्लीकेट, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है, अगेंस्ट द सेड पर्सन टू सच कोर्ट, जिस पर्सन के अगेंस्ट वो वारंट और समन इशू हुआ है, सच कोर्ट मजिस्ट्रेट और जज इन सच फॉर्म एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया है उसे के ब्याह पर, टू कॉज द सेम टू बी सर्व और एग्जीक्यूट, तो उसमें जो भी उसने अपने नोटिफिकेशन में बताया होगा उसी तरह से उस वारंट और समन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, सर्व किया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, ताकि उस पर्सन को अटेंड किया जाए वो किसी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए, जो कि एप्लीकेशन दी थी आईओ ने, और जो आईओ से ऊपर वाली रैंक का है जो। अब थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज में कहा गया है कि वेयर अ कोर्ट इन इंडिया, जो कोर्ट इन इंडिया, इंडिया में कोर्ट है, वेयर अ कोर्ट इन इंडिया इन रिलेशन टू ए क्रिमिनल मैटर्स, अगर इंडिया में जो कोर्ट है उसको क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड हैज रिसीव्ड अ वारंट ऑफ अरेस्ट, अगर उसको कोई वारंट ऑफ अरेस्ट रिसीव्ड हुआ है ऑफ किसी पर्सन के अगेंस्ट, रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड, किसी पर्सन को अटेंड कराना है या फिर किसी को प्रोड्यूस कराना है उस पर्सन को डॉक्यूमेंट या फिर कोई अदर थिंग इन दैट कोर्ट और बिफोर एनी अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कोई वारंट इशू हुआ है या फिर सम्मन किसी अदर स्टेट से, किसी अदर कंट्री से, इशूड बाय अ कोर्ट एज मजिस्ट्रेट इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उसके थ्रू कोई वारंट ऑफ अरेस्ट आया है किसी पर्सन के अगेंस्ट, ताकि उसको अटेंड किया जाए, द सेम शैल बी एग्जीक्यूटेड, तो उसी तरह एग्जीक्यूट होगा जिस तरह से हमने पहले वाले प्रोसीजर में पढ़ा था वारंट ऑफ अरेस्ट में, as if it is warrant received by it from another court in India for execution of it within its local limits, ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जाए उस कोर्ट की लोकल जुडिक्शन में,
उसी तरह से होगा वो भी एग्जीक्यूट, जो जिस तरह से हमने वारंट ऑफ अरेस्ट के चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था बी पार्ट में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी वारंट ऑफ अरेस्ट की, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तब जाकर आपने इस चैप्टर 7A को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे देखते हैं इसका जो फोर्थ क्लोज है, वेयर अ पर्सन ट्रांसफर टू ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अगर किसी पर्सन को जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को अगर सौंप दिया जाता है पर्सन टू सबसेक्शन 3 इन प्रिजनर इन इंडिया, जिस तरह से हमने सबसेक्शन 3 में बताया था कि किसी पर्सन को किसी पर्सन के अगेंस्ट इंडिया में कोई वारंट ऑफ अरेस्ट आया जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने किया था, तो इज ए प्रिजनर इन इंडिया, और जो वो पर्सन है वो प्रिजनर है इंडिया में, मतलब कि वो जेल में बंद है। द कोर्ट इन इंडिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कोर्ट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इम्पोज करेगी कंडीशन एज दैट कोर्ट और गवर्नमेंट डीम्स फिट, जैसे कि कोर्ट और गवर्नमेंट को ठीक लगता है वो उस तरह से अपनी कंडीशन को उसमें प्रेस्क्राइब करेगी। अगर वो पर्सन प्रिजनर है इंडिया में, अगर किसी उस पर्सन के अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट आया है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, तो वो कंडीशन इम्पोज करेगी कि वो तभी भेजेगी उसको कोई कंडीशन के बेस पे। तो ये फोर्थ क्लोज था। अब फिफ्थ क्लोज देखते हैं, वेयर द पर्सन ट्रांसफर टू इंडिया परसुएंट टू सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 is a prisoner in a contracting state, the court in India shall ensure that the conditions subject to the prisoner is transferred to India are complied with. Such prisoner shall be kept in such custody subject to such condition as affirmed by direct in writing। मतलब कि इसमें भी यही बात है जिस तरह से हमने फोर्थ क्लोज में पढ़ा था, उस फिफ्थ क्लोज में भी यही बात की गई है। जिस तरह से किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को अगर किसी पर्सन को वो उसकी कस्टडी में है, प्रिजनर है वो अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, और इंडिया को अगर उस पर्सन के अगेंस्ट जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उसके पास अगर वारंट ऑफ अरेस्ट कर दिया है उस पर्सन के अगेंस्ट जो प्रिजनर है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है वो उसके ऊपर कुछ इम्पोज करेगा कंडीशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पेसिफाई की है बाय नोटिफिकेशन, या फिर उसने जो उसकी कोर्ट है उसने, तो उस कंडीशन को अप्लाई करना होगा, मतलब वो डायरेक्ट करेगी इन राइटिंग। तो ये हमारा 105B था सेक्शन। तो अब हम चलते हैं 105C। 105C सेक्शन क्या बोलता है, असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि 105C में बताया गया कि किसी प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया गया या अटैच किया गया है, तो उसके रिलेशन में उसको कैसे असिस्टेंस मिलेगी। फर्स्ट क्लोज है, वेयर अ कोर्ट इन इंडिया हैज रीजनेबल ग्राउंड। क्लोज है, वेयर अ कोर्ट in India has reasonable ground to believe that any property obtained by any person is derived or obtained directly or indirectly by such person from the commission of an offence, it may make an order of attachment for forfeiture of such property as it may deem fit under the provision of section 105D to 105J। इसमें यह बताया गया कि फर्स्ट क्लोज में कि अगर किसी कोर्ट ने रीजनेबल ग्राउंड है उसके पास और वो बिलीव करती है कि कोई प्रॉपर्टी है जो कि ड्राफ्ट की गई है और ऑब्टेन की गई बाय द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, वो बाय कमिटेड जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसके थ्रू वो ऑब्टेन की गई है या फिर उसको ड्राफ्ट किया गया है उस प्रॉपर्टी को वहां से उसको उस ऑफेंस के कमिट होने के बाद से। तो अगर कोर्ट को ये लगता है उसको ऐसा बिलीव होता है वो कोई ग्राउंड है उसके पास, तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को अटैच करेगी या और उसको फॉरफिट कर लेगी प्रॉपर्टी को, और जैसे भी उसको ठीक लगता है। जैसे कि सेक्शन 105D और जो 105J सेक्शन है, जो ये यहाँ तक इसमें जो प्रोसीजर बताया गया है उसके थ्रू उसको उसी प्रोसीजर के थ्रू उसको अटैच करेगी प्रॉपर्टी को। फर्स्ट क्लोज था। अब हम चलते सेकंड क्लोज में, वेयर द कोर्ट हैज मेड एन ऑर्डर ऑफ फॉर अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1। जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है फॉर द अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जैसे सब क्लोज फर्स्ट में हमने पढ़ा है, फर्स्ट क्लोज में हमने पढ़ा है। एंड सच प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू बी इन ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जो कि सस्पेक्टेड है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंडर में है। द कोर्ट में इशू है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, तो जो कोर्ट है वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तैयार करेगी और वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के पास भेज देगी। और एन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर, ताकि उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा जाए जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करने के लिए और जो प्रॉपर्टी है उसको फॉरफिट करने के लिए किसी स्टेट जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उसकी अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ताकि उसको एग्जीक्यूट करा जाए जो ऑर्डर दिया है इंडिया की कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो फॉरफिट करने के लिए दिया गया है जो ऑर्डर। जो थर्ड क्लोज है,
where a letter of request is issued by the central government from a court or an authority in a contracting state requesting attachment or forfeiture of the property in India, derived or obtained directly or indirectly by any person from the commission of an offence committed in that contracting state, the central government by forward such letter of request to the court as it deems thinks fit for the execution in accordance with the provision of section 105D to 105J, जैसे कि इसमें बताएगा प्रोविजन, और एज ए केस में बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। तो थर्ड क्लोज में सिर्फ ये बात की गई, जैसे कि हमने सेकंड क्लोज में पढ़ा है कि कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इंडिया की तरफ से जाता है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में ताकि उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाए या फिर उसको अटैच कर लिया जाए। कोई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है वो भेजता है इंडिया में ताकि किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए जो पर्सन के अगेंस्ट आता है, जिस पर्सन ने बाय कमिटेड एन ऑफेंस उस प्रॉपर्टी को ड्राइव किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में, तो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा बाय एनी पर्सन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जो कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में हुआ था वो ऑफेंस, और वो प्रॉपर्टी इंडिया में लाकर उसने छिपा दी थी। इंडिया की कोर्ट के पास फिर अधिकार हो जाता है कि वो फॉरफिट करे उस प्रॉपर्टी को। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, जो अदर कंट्री है, वो इंडिया को करेगी कि उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए। और जैसे ही उसके पास ये आता है तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फॉरवर्ड करेगी सबसे पहले वो जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर फॉरवर्ड करेगी उस कोर्ट को जिस कोर्ट की जुडिक्शन में वो प्रॉपर्टी है, और फिर जो कोर्ट है उसी तरह वो प्रोविजन है जो सेक्शन 105D से लेकर 105J तक उसी सेक्शन के प्रोसीजर के थ्रू वह उसको एग्जीक्यूट कराएगी ऑर्डर को जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अदर कंट्री के थ्रू आया है। तो ये हमारा 105C सेक्शन था। अब हम चलते हैं 105D। इसमें क्या बात की गई, आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मतलब कि किसी अनलॉफुली जो एक्वायर्ड की गई है प्रॉपर्टी उसको आइडेंटिफाई करना। तो जिसको फर्स्ट क्लोज है, द कोर्ट शैल अंडर सबसेक्शन 1 और ऑन रिसिप्ट ऑफ ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 105 डायरेक्ट एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टू टेक ऑल स्टेप नेसेसरी फॉर ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग सच कोर्ट। जैसे कि हमने जो फर्स्ट क्लोज था और जो सेकंड क्लोज था किसका 105C में जो प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था, तो उसको अटैच करने के लिए वो किसको डायरेक्शन देगी, पुलिस ऑफिसर को। कुछ जो कोर्ट है वो पुलिस ऑफिसर को जिसकी जुडिक्शन में है उसी के पुलिस ऑफिसर को जो जिसकी रैंक होगी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, जिसकी SI से नीचे की रैंक नहीं होगी उससे ऊपर वाले की रैंक को वो डायरेक्ट करेगी ऑफ पुलिस टू टेक ऑल स्टेप नेसेसरी फॉर ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग सच पर्सन, ताकि उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जाए और ट्रेस किया जाए जिसके अगेंस्ट वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया था अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से। तो ये फर्स्ट क्लोज था। और सेकंड क्लोज है इसमें, द स्टेप्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 में इंक्लूड एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन प्लेस अथॉरिटी एसेट्स डॉक्यूमेंट्स बुक ऑफ अकाउंट इन एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर रेलिवेंट मैटर्स। जो इसमें हमने 105D के फर्स्ट क्लोज में पढ़ा है कि SI को दे दिया जाएगा, डायरेक्शन दे दी जाएगी किसी SI को जो जिसकी रैंक उससे ऊपर वाले को ही दिए जाएंगे, वो जो डायरेक्शन दी जाती है किस लिए, ताकि किसी प्रॉपर्टी को क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, ट्रेसिंग की जाए। तो इसमें इंक्वायरी तो जो अगर इसमें वो एक स्टेप भी होता है उसके पास जो पुलिस ऑफिसर होता है जो उसमें आइडेंटिफाई करता है, ट्रेसिंग करता है प्रॉपर्टी की, वो इंक्लूड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे। वो इंक्वायरी भी करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करेगा और सर्वे भी करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन से किसी प्लेस पे करेगा किसी प्रॉपर्टी के लिए, या फिर एसेट डॉक्यूमेंट बुक ऑफ अकाउंट इन एनी बुक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एनी अदर रेलिवेंट मैटर्स है जो उसमें वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे कर सकता है वो जो पुलिस ऑफिसर है। और जो थर्ड क्लोज है, एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे, जो हमने सेकंड क्लोज में पढ़ा है, जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो सर्वे किया जाता है बाय द पुलिस ऑफिसर shall be carried out by an officer mentioned in subsection 1 in accordance with such direction issued by said court in this behalf। जैसे कि कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दी थी उसी तरह से वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी है और जो सर्वे है वो करेगा, जो कोर्ट की डायरेक्शन के थ्रू ही करेगा। वो जो कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दी है कि किस तरह से उसको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो सर्वे वो कैसे करना है। तो ये हमारा 105D कंप्लीट हो गया है। अब हम सेक्शन 105E पर चलते हैं। ये किस बारे में बात करते हैं, सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है या फिर सीज कर लिया गया है, तो उसके रिलेटेड ये प्रोसीजर बताएगा 105E में। इसका जो फर्स्ट क्लोज है, वेयर एनी ऑफिसर
कंडक्टिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 105D में, जैसे कि 105D में हमने पढ़ा है कि कोई जो पुलिस ऑफिसर है वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करता है 105D के अकॉर्डिंग, हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच सच इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड इज लाइकली टू बी कंसील्ड। और जो वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो पुलिस ऑफिसर, और उसको अगर लगता है कि जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट वो आया है, कि जिसके अगेंस्ट जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, वो उसको डिस्पोज कर देगा, मतलब उसको बेच देगा, डिलीवर कर देगा किसी को भी, या फिर ट्रांसफर कर देगा, ये छिपा रहा है उस प्रॉपर्टी को। कंसील, ट्रांसफर और डील्ड विद एनी मैनर विद विल रिजल्ट इन डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी, डिस्पोज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को। ही मे मेक एन ऑर्डर फॉर सीजिंग सच प्रॉपर्टी, तो वो ऑर्डर दे सकता है कि उसको प्रॉपर्टी को सीज किया जाए। एंड वेर इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू सीज सच प्रॉपर्टी, अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है कि उसको प्रॉपर्टी को सीज करना है, तो उसके लिए क्या होगा, ही मे मेक एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट डायरेक्टिंग दैट सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रांसफर अदरवाइज, तो वो उस पर्सन को डायरेक्शन दे सकते हैं जो वो प्रॉपर्टी है वो जिसके अंडर में है, वो जो प्रॉपर्टी है, तो वो उस पर्सन को डायरेक्शन दे देंगे कि वो प्रॉपर्टी को डिलीवर ना करे किसी को भी, या फिर ट्रांसफर ना करे जो से डील करता है वो प्रॉपर्टी से, एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर मेकिंग सच ऑर्डर है। मतलब कि उसको अगर ट्रांसफर करनी है, डिलीवर करनी है किसी जो वो प्रॉपर्टी है, तो उसको पहले परमिशन लेनी होगी पुलिस ऑफिसर से, जो ऑफिसर है उस जुडिक्शन में जो ऑफिसर है उसको पहले परमिशन लेनी होगी डिलीवर करने के लिए। एंड कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन कंसर्न्ड, जो वो कॉपी होती है ऑर्डर की वो उस पर्सन को भी दे दी जाती है, जिस पर्सन को बताया है कि आप विदाउट द परमिशन आप इसको सेल नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये 105E का क्लोज फर्स्ट था। जो इसका सेकंड क्लोज है, एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1, जिस तरह से ऑर्डर दिया गया था क्लोज फर्स्ट में, से शैल हैव नो इफेक्ट अनलेस द सेड ऑर्डर इज कन्फर्म्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेड कोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days ऑफ इट्स बीइंग मेड। तो जो पुलिस ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर के जो ऑफिसर था उसी की डायरेक्शन पे वो जो इन्वेस्टिगेशन उसने की थी, इंक्वायरी की थी, तो अगर वो अटैचमेंट का वो उस पर रखता है कि उसको अटैच कर लेना चाहिए उस प्रॉपर्टी को, शैल हैव नो इफेक्ट अनलेस द सेड ऑर्डर इज कन्फर्म, तो वो इफेक्ट में नहीं आएगा ऑर्डर। कब से बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेड कोर्ट, जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने विद इन 30 days ऑफ इट्स बीइंग मेड, तो उसके लिए विद इन 30 days के अंडर वो ऑर्डर इफेक्ट में नहीं आएगा, उसके बाद ही आएगा, मतलब ठीक है। ये सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज में ये बताया गया। अब हम चलते हैं 105F। 105F में क्या बात की गई, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फॉरफिटेड अंडर दिस चैप्टर, मतलब कि इसमें जो प्रॉपर्टी है जो उसमें सीज की गई है, प्रॉपर्टी ऑफ फॉरफिट की गई अंडर दिस चैप्टर, उसको उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, द कोर्ट में अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, जो प्रॉपर्टी है वो जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एरिया में सिचुएटेड है, वो जो कोर्ट है वो उसको अपॉइंट करेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और एनी अदर ऑफिसर दैट मे बी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जो डीएम है अब अगर वो नॉमिनेट करता है किसी ऑफिसर को टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच प्रॉपर्टी, कि वो परफॉर्म करे अपने एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करें किसके लिए, जो प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, ताकि उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाए प्रॉपर्टी को। तो इसमें जो सेकंड क्लोज है, द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट अंडर सबसेक्शन 1, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया अंडर सबसेक्शन 1, जो डीएम था, डीएम ने अपने नॉमिनेट जो पर्सन किया था, जो ऑफिसर था, उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, किस लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए। तो शैल रिसीव एंड मैनेज द प्रॉपर्टी, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो रिसीव करेगा, मैनेज करेगा उस प्रॉपर्टी को, इन रिलेशन टू विच द ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1, जिस तरह से ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 105E के अकॉर्डिंग। तो और अंडर सेक्शन 105H, जो 105H में जो प्रोसीजर बताया गया है, इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशन भी इम्पोज कर सकती है जो एडमिनिस्ट्रेटर को, कि उसको किस तरह से मैनेज करनी है उस प्रॉपर्टी को। सेकंड क्लोज हो गया। अब थर्ड क्लोज है, द एडमिनिस्ट्रेटर शैल ऑल्सो टेक सच मेजर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है वो कुछ स्टेप भी ले सकता है, जो उसमें एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्शन दी है, टू
डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, कि उसको डिस्पोज कैसे करना प्रॉपर्टी को, विच इज फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया है, उस प्रॉपर्टी को, कि उसको प्रॉपर्टी को डिस्पोज कैसे करना है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी डायरेक्शन दी है, उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर वो अपने उस फंक्शन को फुलफिल करेगा। तो ये हमारा 105F हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं 105G के सेक्शन में। इसमें बताएगा कि नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफिट प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने से पहले नोटिस जाता है कोर्ट की तरफ से कि उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट करना है। तो इसके फर्स्ट क्लोज में बात की गई है, इफ एज ए रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे अंडर सेक्शन 105D में, जैसे कि हमने 105D में देखा था कि किसी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे में अगर उनको लगता है द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट, अगर कोर्ट को ये रीजन होता है, उसको बिलीव होता है दैट ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से के थ्रू इट में सर्व ए नोटिस, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो क्राइम के थ्रू ड्राइव की गई है, ठीक है, इट में सर्व नोटिस अपॉन सच पर्सन, तो वो नोटिस करेगी उस पर्सन को जिस पर्सन के अंडर वो प्रॉपर्टी है। However, refer to such a person affected, calling upon him within a 30 period of 30 days specified in the notice to indicate the source of income, earning or assets out of which or by means of which he has acquired such property। तो उस प्रॉपर्टी को वो 30 दिन का टाइम देगी उस नोटिस में, कि उसको 30 दिन के अंदर अंदर अपने सभी वो बताने होंगे कि इंडिकेशन, कि उसको सोर्स बताना होगा इनकम का, या फिर उसको अपनी अर्निंग बतानी होगी, उसको अपने एसेट्स बताने होंगे, और ये भी बताना होगा जो वो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से उसको एक्वायर्ड हुई है, जो वो प्रॉपर्टी है उसके पास, अगर जो जिस प्रॉपर्टी पे कोर्ट को संदेह होता है कि वो प्रॉपर्टी क्राइम के थ्रू ड्राइव की गई है। द एविडेंस ऑन विच ही रिलाइज एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स, जो एविडेंस है उसके रिलाई करते हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो उसके पर्टिकुलर्स हैं, एंड टू शो कॉज वाई ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ए केस मे बी शुड नॉट बी डिक्लेयर टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो वो नोटिस जाएगा उसके पास 30 दिन का टाइम होता है कि उसको 30 दिन के अंदर अंदर अपने अभी सभी ग्राउंड बताने होंगे। उसके पास ये उसको फिर शो कॉज नोटिस भेजना, मतलब कि जो कोर्ट है वो शो कॉज नोटिस भेजती है उस पर्सन को जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, ताकि वो अपने ग्राउंड बता सके कि वो उस प्रॉपर्टी को क्यों जब्त ना किया जाए, उसको फॉरफिट क्यों ना किया जाए, उसको अपने रिप्लाई करना होगा उस नोटिस का। तो इसमें फर्स्ट क्लोज में सिर्फ ये बात की गई है। तो सेकंड क्लोज है इसमें, वेयर नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, जिस तरह से नोटिस भेजा गया अंडर सबसेक्शन 1 में, टू एनी पर्सन स्पेसिफाई एनी प्रॉपर्टी हैज बीन हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन बाय एनी अदर पर्सन, ए कॉपी ऑफ द नोटिस शैल आल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन। तो जिस पर्सन को नोटिस भेजा गया है जिसके अंडर वो प्रॉपर्टी है, और जो वो प्रॉपर्टी अगर वो किसी दूसरे पर्सन के पास है, और जो वो प्रॉपर्टी है वो मतलब कि उसके बिहाफ पे जो वो पर्सन है जिसके पास वो प्रॉपर्टी उसने अपने बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी को दे रखा है, तो उस पर्सन को भी वो नोटिस सर्व किया जाएगा जो थ्रू दी कोर्ट आता है, एज अ जो शो कॉज नोटिस जिसको कहा जाता है, कि उसको बताना होगा कि वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। तो ये हमारा 105G कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 105H, जिसमें बताया गया फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, किन केसेस में प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाएगा। इसका जो फर्स्ट क्लोज है, द कोर्ट में आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन, मतलब कि जो कोर्ट है वो आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन, मतलब कि एक्सप्लेनेशन कंसिडर होने के बाद, इफ एनी टू शो कॉज नोटिस इशूड अंडर, तो कोर्ट शो कॉज नोटिस इशू करेगी अंडर सेक्शन 105G में, जैसे हमने बताया है शो कॉज नोटिस भेजती है, and the material available before it and after giving to the person affected, and in cases where the person affected hold and property specified in the notice through any other person know to such other person also a reasonable opportunity being heard by order recording a finding whether all or any of the properties in this question are proceeds of crime। मतलब कि इसमें बताया कि जो वो प्रॉपर्टी है वो जो क्राइम के थ्रू, अगर कोर्ट को लगता है कि वो क्राइम के थ्रू आई है वो जो प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको शो कॉज नोटिस भेजती है ताकि उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उस प्रॉपर्टी को अटैच क्यों ना किया जाए। जैसे कि हमने 105G में पढ़ा था, तो उसकी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको दी जाती है ताकि उसका कोई राइट भी वायलेट ना हो। और एनी ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन आर, जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में है, जो प्रोसीड की गई है क्राइम के थ्रू।
तो इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है, इसमें बताया कि दैट इफ द पर्सन अफेक्टेड एंड इन केस वेयर द पर्सन अफेक्टेड होल्ड एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड द नोटिस थ्रू एनी अदर पर्सन, सच पर्सन also does not appear before the court or represent his before it within a period of 30 days specified in the show cause notice, the court may proceed to record a finding under this subsection ex parte on the basis of evidence available before it। जैसे कि हमने 105G में नोटिस का जो प्रोसीजर पढ़ा था कि वो नोटिस भेजती है कोर्ट और उसके पास 30 दिन का टाइम होता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में उस प्रॉपर्टी के बारे में, उसके ग्राउंड से क्या है, उसको कहाँ से वो प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है, वो शो कोज नोटिस भेजती है जो कोर्ट, उसको रिप्लाई करना होता है 30 दिन के अंदर। लेकिन अगर वो पर्सन है जिसके पास वो प्रॉपर्टी, अगर वो रिप्लाई नहीं करता है तो कोर्ट उसके लिए एक्स पार्टी ऑर्डर सुना देगी, एक तरफा उसमें फैसला सुना दिया जाएगा बाय द कोर्ट, जो उसके फेवर में नहीं होगा उस पर्सन के जिसको नोटिस भेजा गया है। तो कोर्ट के थ्रू ये मान लिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी किसी ऑफेंस के थ्रू प्राप्त हुई है, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकती है। इसमें जो सेकंड क्लोज है, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रेफर्ड टू इन द शो कॉज नोटिस आर प्रोसीड ऑफ क्राइम बट इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली सच प्रॉपर्टी, देन इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी विच द बेस्ट ऑफ द इट्स जजमेंट तो प्रोसीड ऑफ क्राइम रिकॉर्ड इज ए फाइंडिंग अकॉर्डिंग अंडर सबसेक्शन 1। जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था कि उस प्रॉपर्टी को जैसे कि शोकॉज नोटिस उसको भेजा गया था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कोर्ट को लगता है कि जो वो प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता बाय ऑफेंस, उसको मतलब कि ड्राइव किया गया उस प्रॉपर्टी को, कोर्ट को उसमें कोई प्रूफ, ऐसा पुख्ता प्रूफ नहीं होता है। डिस्क्रिशनरी पावर होती है जिसमें अब कोर्ट अपनी पावर को यूज कर सकती है, उसको अपने बेस्ट ऑफ इट जजमेंट, एक बेस्ट जजमेंट देना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि वो जो क्राइम के थ्रू और रिकॉर्डिंग फाइंडिंग अकॉर्डिंग जो भी उसके पास वो प्रूफ है, एविडेंस प्रूफ है, जो कोर्ट को लगता है अगर वो उसको उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना चाहिए तो वो अपना बेस्ट जजमेंट सुनाएगी वो। तो सेकंड क्लोज में सिर्फ यही बात की गई है। जो इसमें थर्ड क्लोज है 105H में, where the court records a finding under this section to the effect that any property in proceeds of crime such property shall stand forfeited to the central government free from all encumbrances। मतलब कि जो इसमें थर्ड क्लोज में बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो जो फॉरफिट की गई है प्रॉपर्टी को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को के अंडर आएगी, एनकम्बरेंस हो जाएगी, उसके पास उसका बाहर हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो इसमें जो यही बताया गया कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही अटैच की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जाएगा। जो उसका फोर्थ क्लोज है, वेयर एनी शेयर्स इन ए कंपनी स्टैंड फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो फॉरफिट की गई है प्रॉपर्टी और वो किसी कंपनी के शेयर हैं उसको फॉरफिट किए गए हैं, तो वो कंपनी एक्ट के अंडर जो 1956 का जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉरफिट किए जाएंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कंपनीज एक्ट 1956 और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का उसके थ्रू फोर्थ विद रजिस्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको रजिस्टर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एज द ट्रांसफरी ऑफ सच शेयर, जो ट्रांसफरी होगा शेयर का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को वो शेयर्स जो फॉरफिट किए गए हैं बाय द कोर्ट तो वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो हमारा ये 105 जो हमारा 105H था वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 105I जो इसमें सेक्शन है। बताया गया है कि जो कोर्ट फाइन भी लगा सकती है उसको फॉरफिट करने की बजाय, मतलब कि उसको फॉरफिट नहीं किया जाएगा, उसको सीधा फाइन लगा दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी पर जो अटैचमेंट करनी थी प्रॉपर्टी की। तो इसमें फर्स्ट क्लोज है, वेयर द कोर्ट मेक्स अ डिक्लेरेशन, कोर्ट एक डिक्लेरेशन देगी दैट एनी प्रॉपर्टी स्टैंड फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो फॉरफिट करनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 105H के अकॉर्डिंग। जो अंडर 105H में हमने बताया था कि किसी प्रॉपर्टी को अटैच फॉरफिट करने के बाद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को के अंडर रख दिया जाता है उस प्रॉपर्टी को। एंड इट इज ए केस वेयर द सोर्स ऑफ ओनली ए पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन प्रूव्ड, अगर किसी प्रॉपर्टी का जो पार्ट है वो प्रूव नहीं होता है और टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट it shall make an order giving an option to the person affected to pay in lieu of forfeiture। तो कोर्ट जो पार्टली उसको प्रूव होता है कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है इसको जब उसको अटैचमेंट करनी है, उसको फॉरफिट करना है उस प्रॉपर्टी को, लेकिन वो इन पार्टली है और पार्टली नहीं है, तो कोर्ट उस पर्सन पर जिसके अंडर वो प्रॉपर्टी है उसको उसके ऊपर फाइन लगा सकती है, फाइन इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पार्ट।
जो वो पार्ट है, जिस प्रॉपर्टी का जो पार्ट है उसके मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उस पर फाइन लगा दिया जाएगा बाय द कोर्ट। तो उस पर फाइन लगा सकती है विदाउट एनी उस पर अटैचमेंट किए, मतलब कि उसको फॉरफिट किए बिना। तो जो इसमें सेकंड क्लॉज है, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर इम्पोजिंग ए फाइन अंडर सबसेक्शन 1, जिस तरह से इसमें फाइन लगाया गया है फर्स्ट क्लॉज में, जैसे हमने बताया, द पर्सन अफेक्टेड शैल बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाए कि उसको सुना जाए, उसका मतलब कि उसको उसकी हर एक बात को सुना जाएगा, तब जाकर उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा। इसमें जो थर्ड क्लोज है, वेयर द पर्सन अफेक्टेड पेज द फाइन अंडर सबसेक्शन 1, जिस तरह से उसको उस पर्सन के ऊपर फाइन लगा दिया गया है अंडर सबसेक्शन 1 विद इन सच टाइम एज अलाउड इन दैट बिहाफ, मतलब कि इसमें बताया गया कि जो विद इन टाइम पीरियड उसको अलाउ करना होगा एज अ बिहाफ, द कोर्ट में बाय ऑर्डर रिवोक द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिट अंडर सबसेक्शन 105H एंड देयरअपॉन सच प्रॉपर्टी शैल स्टैंड रिलीज। अगर जो वो इसमें 105 के आई सेक्शन में जो थर्ड क्लॉज है इसमें बात की गई है, अगर जो वो पर्सन है जिसके ऊपर फाइन लगाया गया है, अगर वो पे कर देता है उस फाइन को एज ए इक्वल मार्केट, जो इक्वल मार्केट के वैल्यू के बेस पर जो उस पर फाइन लगाया गया था वो पूरा फाइन पे कर देता है वह पर्सन, और कोर्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फॉरफिट की गई तो उसको रिलीज कर देगी, तभी के तभी उसको उसके पोजेशन में दे देगी जिसने वो फाइन पूरा कर दिया है। चलते हैं 105J के सेक्शन में, इसमें बात की गई सर्टेन ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड, मतलब कि इसमें बात की गई अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया है तो वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, इसमें बात करते हैं, वेयर आफ्टर द मेकिंग ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 105E में, जैसे कि 105E में हमने पढ़ा था कि किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है, तो इसके फर्स्ट क्लॉज में हमने पढ़ा था, और द इशू ऑफ द नोटिस, और उसको नोटिस भी किया गया था अंडर सेक्शन 105G के अकॉर्डिंग, एनी प्रॉपर्टी रेफर टू इन द सेड एंड ऑर्डर इज नोटिस ट्रांसफर्ड बाय एनी मोड व्हाटसोएवर सोर्स एंड ट्रांसफर शैल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर बीइंग नोट एंड इफ सच प्रॉपर्टी इज सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड टू द सेंड गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 105H द ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी नल एंड वॉइड। देखिए इसमें बात की गई है, अगर किसी प्रॉपर्टी के जो अटैच करनी थी कोर्ट को, उसको अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो बाय एनी ऑफेंस कमिट करके उसको ड्राइव किया गया प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट उसको एक नोटिस भी भेजती है, शोकॉज नोटिस, जिसमें उसको 30 दिन का टाइम होता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना शोकॉज नोटिस का रिप्लाई करे। लेकिन अगर वो उसको भी इग्नोर कर देता है और कोर्ट के जो अदर ऑर्डर्स होते हैं उसको भी इग्नोर कर देता है कि कोर्ट ने कहा था कि अगर आप इसको कहीं भी सेल नहीं करोगे, इसको ट्रांसफर डिलीवर कहीं नहीं करोगे, जैसे कि हमने 105E में ये पढ़ा था प्रोसीजर को, और अगर वो उसके ऑर्डर को वायलेट करता है और वो ट्रांसफर भी कर देता है किसी पर्सन को, डिलीवर कर देता है उस प्रॉपर्टी को, तो वह जो डिलीवरी जो ट्रांसफर की थी उस प्रॉपर्टी की वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी बाय द कोर्ट, और उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी वह प्रॉपर्टी। तो इसमें ये बात की गई है वो जो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी का वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं 105K, इसमें प्रोसीजर बताया गया लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का, मतलब कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का क्या प्रोसीजर है, कैसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने इसमें पहले वाले डेफिनेशन में भी पढ़ा था 105 के जो सेक्शन डेफिनेशन उसमें बताया गया था, और हमने 105C के सेकंड क्लोज में हमने पढ़ा था कि लेटर रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कोई एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ट्रीटी होती है जो बाय स्टेट टू स्टेट, जो कंट्री टू कंट्री होती है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होते हैं। तो उनका क्या प्रोसीजर होता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट करने का। Every letter of request summon or one issued by the sent government from the every letter of request summon or one to be transferred to a contract state and the registered shall transmitted to a contract state or as the case may be sent to the concerned court in India in such form and in such manner as the sent government by notification specifying in this behalf। जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के द्वारा किया गया है किसी इंडिया में किसी वारंट और समन को इशू कराने के लिए, या फिर इंडिया ने किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को किसी अदर कंट्री को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किया है किसी समन और वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो वो उसी फॉर्म में होगा जैसे कि हमने अरेस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट में और जो सर्च वारंट था उसके जो प्रोसीजर थे उसके थ्रू ही उसको प्रोसीजर को चलाया जाएगा। सेम ऐसे ही चलेगा इसमें। जब वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसके पास आता है, गवर्नमेंट के पास आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है,
जो उसने स्पेसिफाई किया है अपनी नोटिफिकेशन में, तो किस तरह से उसको किस मैनर में वो प्रोसीजर चलेगा, जैसे कि उसने अपनी नोटिफिकेशन में बताया गया है, स्पेसिफाई किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आने के पास वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में आने के बाद वो उस कोर्ट में जाता है जिस कोर्ट के अंडर में वो प्रॉपर्टी और वो पर्सन रहता है। तो वो कोर्ट वही प्रोसीजर अप्लाई करेगी, जैसे कि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था सर्च वारंट से रिलेटेड, जो वारंट ऑफ अरेस्ट है, जो उनका हमने प्रोसीजर पढ़ा था। तो उसी प्रोसीजर में ये मैनर चलता है इसमें प्रोसीजर का, जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का। 105 के में सिर्फ यही बात थी। अब हम चलते हैं 105L। इसमें एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर बताया गया है कि एप्लीकेशन की जाती है अंडर दिस चैप्टर। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन देती है ऑफिशियल गजट में डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब डायरेक्शन देती है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर के अकॉर्डिंग इन रिलेशन टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जो रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से विद सच रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की उसको हैव बीन मेड, मतलब कि जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होते हैं कि जो एग्रीमेंट और जो ट्रीटी होती है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बीच में, उसको कैसे फुलफिल करना है, उसको कैसे बनाए रखना है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में डायरेक्शन देती है। शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, और वो कंडीशन भी पोस्ट कर सकती है, एग्जेप्शन भी, और जो क्वालिफिकेशन एज आर स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन, वो अपनी नोटिफिकेशन में देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमारा 105L भी कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा चैप्टर 7A कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जो कि चैप्टर 8 है, जो कि रिलेटेड है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, मतलब गुड बिहेवियर के लिए किसी की प्रॉपर्टी को या फिर एज अ सिक्योरिटी उसको जब्त कर लिया जाता है बाय द कोर्ट। तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी, ओके बाय।